गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरोह काव्य खंड की जो उषा नामक कविता है इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य इत्यादि जो है पढ़ लिया है। तो अब हम लोग इस पार्ट में, इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको अगर वो प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाए तो आप सहजता पूर्वक उसके उत्तर दे सकें। तो सबसे पहला कि जो उषा नामक कविता है इसकी रचनाकार कौन है? तो उषा नामक कविता की रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। इसको हमने कई बार, हर बार जब भी बताया है तो हमने इस बात को जरूर बताया है आपको कि उषा नामक कविता के जो रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो आइए कुछ प्रश्न जो आपके पुस्तक में दिए हुए उन प्रश्नों के विषय में हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे। पहला प्रश्न हमारा कहता है, कविता के किन उपमानों को देखकर कवि ने अपने जो भोरकालीन दृश्य है, प्रातःकालीन वेला का जो दृश्य है, उन दृश्यों को स्पष्ट रूप से उजागर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपमानों का सहारा लिया। जैसे नील जल, स्लेट का उपमान लिया, फिर काली सिल का, फिर राख से लीपा हुआ शंख का। तो कई ऐसे उपमान जो है कवि ने दिए हैं। तो प्रश्न क्या कहता है हमारा कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। प्रश्न ऐसा क्यों पूछा गया कि गांव की सुबह का? तो सुबह तो हर जगह होती है, गांव में भी सुबह होती है और शहर में भी सुबह होती है, लेकिन यह शब्द चित्र गांव का ही क्यों? प्रश्न प्रिय हमसे पूछता है कि जो भोर के दृश्य का वर्णन कवि करते हैं, यह भोर का दृश्य गांव का ही क्यों है, और उसमें जो शब्द चित्र, जो उपमान प्रयोग किए गए हैं, उससे गांव की क्या समानता है? तो इस बात को, दोनों को ध्यान में रखते हुए आप इस कविता का अर्थ जो है उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि शमशेर बहादुर जो कवि है, इस कविता के जो रचनाकार हैं, वो प्रयोग धर्मिता में विश्वास रखते हैं। वो नित्य नए नए शब्दों के माध्यम से नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो प्रातःकालीन, भोर की जो प्रातःकालीन वेला है, वह उस वेला का वर्णन करने के लिए कवि ने विभिन्न प्रकार के उपमानों का सहारा लिया। उस संपूर्ण दृश्य को जीवंत करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपमानों का सहारा कवि द्वारा लिया गया। तो आपने इस कविता में पढ़ा कि किस प्रकार सबसे पहले बताते हैं कि आकाश जो है नीले शंख के समान जो है, उसका रंग बुझा बुझा सा जो रंग है वो नीले शंख के समान है। पुनः उसके बाद क्या कहते हैं कि ऐसा राख जो आकाश का रंग है वो ऐसा लगता है जैसे राख से लीपा हुआ चौके के समान बताया गया। पुनः उसी गतिशीलता को अभिव्यक्त करते हुए कवि बताते हैं कि जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने जो सिलबट्टा होता है उस सिल पे किसी ने थोड़ी सी केसर लेकर के धुल दी हो। पुनः बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने स्लेट पर खड़िया मल दी हो, या ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने कोई गौर वर्ण की नायिका हो और वह नीले जल में जो है स्नान कर रही हो या नृत्य कर रही हो, तो उसका जो स्वरूप है वो परिलक्षित होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कवि ने उपमान दिए। तो हमें उत्तर में क्या लिखना है कि कवि इस प्रस्तुत कविता में शमशेर बहादुर जी द्वारा कवि जी द्वारा विभिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया गया। कवि ने जिन उपमानों का प्रयोग किया वह पूर्णतः सार्थक और उपयुक्त है, और जो भी उपमान प्रयोग किए गए वो सारे गांव में बड़े ही सहजता पूर्वक उपलब्ध होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि राख से लीपा हुआ चौका की बात करते हैं। आप स्मरण करिए कि राख से लिपा हुआ चौका, ये सारे संदर्भ जो है आपको शहर में पूर्णतः लुप्त प्राय लगेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। शहर में स्लेट नहीं दिखती है, सिलबट्टे का प्रयोग लगभग ना के बराबर हो गया है।
स्लेट आपको नहीं दिखेगी, सिलबट्टा आपको नहीं दिखेगा। तो राख से लीपा हुआ चौके की बात सब रसोई घर किचन जानते हैं, रसोई घर से सभी परिचित है, रसोई घर किचन से सब परिचित है, लेकिन चौका क्या होता है, चौका वहाँ पे पवित्रता कितनी होती है, इस पवित्रता के विषय में लगभग सभी अपरिचित होते हैं कि उस चौके को कैसे राख से, मिट्टी से किस प्रकार उसकी लिपाई होती है, लिपाई होने से वहाँ पे पवित्रता विद्यमान होती है। उस रसोई में उस पाक स्थान पे कैसे आकर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जिन जिन उपमानों का कवि ने प्रयोग किया है, वो उपमान जो है वो सभी कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखते हैं। वो कोई भी उपमान कवि ने ऐसा नहीं लिया जिसका शहर से केवल संबंध हो, गांव से इसका कोई संबंध ना हो। तो जो भी उदाहरण, जो भी कविता में उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किए, सभी उदाहरण आपको आसानी से सहजता पूर्वक जो है गांव में मिल जाएंगे। प्रत्युत्तर स्वरूप क्या लिखा है, कविता के राख से लीपे हुए चौके का गीला होना, जो बताया कि राख से लीपा हुआ चौका है, काली सिल है, ये सभी जितने भी उपमान हैं ये सभी आपको गांव में बड़ी ही सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। लाल खड़िया हो गई, चौक का मलना, गौर झिलमिल देह, हिलना, उपमान को देखकर हम कह सकते हैं उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। एक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भी उपमान प्रयोग किए गए वो गांव में सहजता से प्रस्तुत किए मिल सकते हैं, इसलिए कवि ने कहा कि यह गांव की सुबह का चित्र है। ठीक है, लेकिन गतिशील शब्द चित्र हम कैसे कहेंगे, गतिशील शब्द चित्र कहने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, कोई भी दृश्य जो हो वह स्थिर ना हो, जो भी दृश्य हो प्रतिक्षण प्रतिपल जो है उस दृश्य में परिवर्तन हो। पहले आकाश का रंग कैसे बताए, फिर उसके दूसरे एग्जाम्पल में दूसरे उपमान के सहारे आकाश का दृश्य कैसे बताए। तो कवि सबसे पहले क्या बताया कि राख से लीपा हुआ चौके के समान है, गहरा रंग है, आकाश से जो है राख से लीपा हुआ चौका। तो सबसे पहले महिलाएं गृहिणी जो होती है गांव में क्या करती हैं, सबसे पहले चूल्हा जो स्थान होता है किचन का, उसको राख से या मिट्टी से उसको लीपती हैं, वहां पे पवित्रता विद्यमान होती है। तो पहली बात, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप देखते होंगे कि कोई भी मसाला इत्यादि, चाय इत्यादि बनाने के लिए कि जो होता है अदरक इत्यादि पीसने के लिए आप देखते होंगे सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है। तो पहले क्या किया, चौके को लीप दिया गया, फिर उसके बाद सिलबट्टे का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद पुनः क्या हुआ सिलबट्टे का, फिर बच्चे के स्कूल जाने की बारी है। तो ये सारे दृश्य जो हैं कहीं ना कहीं उससे जोड़ते हुए कवि उन समस्त दृश्यों को गांव के जीवन से जोड़ते हुए उसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार समस्त जो दृश्य हैं वो गतिशील हैं, कोई भी दृश्य एक स्थान पे स्थिर होने वाले नहीं है, प्रत्येक दृश्य में गतिशीलता जो है वो पूर्णता विद्यमान है। तो उत्तर के स्वरूप में आप लिख सकते हैं, उत्तर के स्वरूप में आप देखिए कि हम पढ़ दे रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। कविता में नीले नभ को राख से लीपे चौके के समान बताया गया है। दूसरे बिंब की उसकी तुलना काले सिल से की गई है। स्लेट पर लाल खड़िया का उपमान बनाया गया है। लीपा हुआ आंगन, काली सिल, स्लेट गांव के परिवेश से लिए गए हैं। महानगरों के बालकों ने तो न तो कभी लीपा हुआ चौका देखा होगा, न तो स्लेट को। अतः ये शब्द चित्र गांव की सुबह के, जहां तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले लीपा हुआ चौका है, फिर सिल का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद बालक के हाथ में स्लेट दी जाएगी। अतः ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता की झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया में अभी अभी हो चुकने का संकेत देते हैं कि एक कार्य कंप्लीट हुआ, पुनः दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ। अभी अभी लीपा चौका की बात करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जैसे तुरंत ही ये कार्य कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा लगता है सिल पे किसी ने जो है केसर से धुल दी हो, तो धुलने का कार्यक्रम क्या हो गया, जस्ट कंप्लीट हुआ। पुनः क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्लेट पर खड़िया रगड़ दी हो, तो ये भी कार्य कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे जो भी कार्य हो रहे हैं, यानी जो सूर्योदय, जो सुबह की वेला का कवि ने वर्णन किया, उसमें गतिशीलता का गुण जो है विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि एक जो दृश्य है वो दृश्य स्थिर है,
वह दृश्य, जो कोई भी दृश्य स्थिर नहीं है, दृश्य में परिवर्तनशीलता बनी हुई है। ठीक है, तो यह इस प्रकार पहले प्रश्न का आपके उत्तर। जो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रश्न हमारा क्या, प्रश्न हमारा यह है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। हमारा प्रश्न इसमें क्या कहता है कि कोष्टक में कविता के क्या विशेष अर्थ हैं। जो ये प्रश्न ये पूछा गया, अभी गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, तो इसको कोष्टक में देने का क्या अर्थ है। अभी तो राख से लिपा हो तो इसको अलग से बताने की आवश्यकता क्या होती। पहले आप ये जानिए कि कोष्टक जो होता है एक प्रकार का विराम चिन्ह होता है, और कोष्टक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी भी विशेष टॉपिक या विशेष विषय में, किसी भी विषय में अगर हम कुछ बताते रहते हैं, तो अगर हमें कुछ अतिरिक्त ज्ञान देना होता है, कुछ उसके विषय में कुछ अतिरिक्त बातें बतानी होती है, तो तब हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का विराम चिन्ह है, और इस विराम चिन्ह में, मतलब कोष्टक जो विराम चिन्ह है, इसमें किसी अतिरिक्त कथन के लिए या किसी विशेष ज्ञान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कोष्टक का। अब इस संदर्भ में कोष्टक का प्रयोग क्यों किया गया है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि का कथन है कि अभी अभी जस्ट, यानी तुरंत ही अभी अभी चौका जो है वो पवित्र स्थान अभी लीपा गया है, अभी भी उस स्थान पर अभी भी नमी जो है विद्यमान है, गीलापन जो है विद्यमान है। वह नमी और गीलापन यह प्रदर्शित करता है कि यह लीपने का जो कार्यक्रम है, लीपने का जो काम है, अभी तुरंत ही पूर्ण हुआ है। लीपने का कार्य जो है इससे पहले नहीं, बहुत पहले की बात नहीं है, ये लीपने का कार्य है जस्ट जो है तुरंत ही अभी यह कार्य पूर्ण हुआ है। इसी कारण अभी भी वह जो वातावरण है वहां पे नमी विद्यमान है, गीलापन विद्यमान है और पवित्रता जो है विद्यमान है। तो उस वातावरण की पवित्रता को दर्शाने के लिए, नमी को दर्शाने के लिए, उस जो है उस ताजगी को दर्शाने के लिए इस वाक्य को, यह जो वाक्य है, इस वाक्य को कोष्टक में प्रयोग किया गया, कोष्टक में इसको लिखा गया है। नई कविता प्रयोग धर्मी है, इसमें भाषा शिल्प के स्तर पर हर नए प्रयोग अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किए जाते हैं। प्रायः कोष्टक अतिरिक्त ज्ञान का सूचक होता है, इसलिए कोष्टक अंकित सामग्री कुछ कम महत्व के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ कोष्टक में अंकित सामग्री अभी गीला पड़ा है आकाश रूपी चौके की ताजगी और नमी का सूचक है। यह जानकारी पहले भी दी जा चुकी है कि राख से लीपा हुआ है, राख से लीपा जा चुका है, लेकिन उसी बात को पुनः स्पष्ट करते हुए, जोर देते हुए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। परंतु अतिरिक्त जानकारी के कारण गीलापन पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। कविता पढ़ते समय इसे मुख्य कविता से कुछ मंद स्वर में पढ़ना उचित होगा। ठीक है, मतलब कि जितना तो तेज गति के साथ हम पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोष्टक में जब भी कोई नाटक या संवाद होता है, तो अगर मान लीजिए कोई संवाद हंसते हुए बोलना है, तो आप देखते होंगे कि मोहन हंसते हुए, तो हंसते हुए को ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो हम वहाँ पे ये नहीं पढ़ते मोहन हंसते हुए, तो जो डायलॉग होता है वह मोहन हंसते हुए डिलीवर करता है। ठीक है, ये बस कहने का अभिप्राय। तो यह जो बात है, इसको कोष्टक में देने का अर्थ मात्र इतना है कि इसकी जो विशेषता है, इस विशेषता को अभिव्यक्त करने का प्रयास कवि ने किया है। इसमें बताया गया है कि अभी भी वातावरण में नमी, वातावरण में ताजगी जो है वो विद्यमान है। तो एक प्रकार का कवि के द्वारा, एक प्रकार का यह विशेष प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए, मतलब आप अपने परिवेश, जो आप अपने अगल बगल के माहौल को देखिए, वातावरण को देखिए, प्रातःकालीन वेला जब सुबह हो और सूर्यास्त हो, तो बाहर निकल करके खुले वातावरण में जाइए और महसूस करें, ताजगी को महसूस करें, उस वो जो माहौल है, उस माहौल को महसूस करने का प्रयास करिए। तो क्या कहते हैं कि परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए, जो वातावरण है उसको आप देखिए और आप अपने उपमान,
जैसे कवि ने क्या कौन सा उपमान प्रयोग, कवि ने कई तरह के उपमान का प्रयोग किया, जो नीले जल की बात करते हैं, नीले शंख की बात करते हैं, फिर जो है आप देखते होंगे कि काली सिल की बात करते हैं, फिर स्लेट की बात करते हैं, फिर गौर झिलमिल देह की बात, तरह तरह के उपमान। तो यहाँ पे आपको अपने उपमान बताने हैं, आपको अपने उपमान का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र अपने शब्दों में आपको लिखना है। ये आपको अपने मन से करना है, इसमें सबका अलग अलग होना चाहिए, कोई अपने मन से, कोई किसी की चीटिंग करके इसमें नहीं लिखेगा, आपको अपने मन से इसमें लिखना है कि आप अपना सूर्योदय और सूर्यास्त, अभिप्राय यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन विभिन्न उपमानों का प्रयोग करते हुए आप अपने शब्दों में लिखिए। जिस प्रकार कवि ने शब्द चित्र खींचने का प्रयास किया, उसी तरह से आप भी अपने शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र जो है खींचने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कुछ अन्य प्रश्न है, बस आपके बुक में इतने ही प्रश्न दिए हुए हैं और उसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है कि इससे संबंधित, मतलब उषा की सौंदर्य का, उषा के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन तो बहुत से कवियों ने किया है। आपने जयशंकर प्रसाद, आपके पुस्तक में दिया, और जयशंकर प्रसाद की कविता बीती, विभावरी, जागरी, बहुत से कवियों ने उषा नामक, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तभी भी प्रातःकालीन वेला की बहुत सी कविताएं आपको कंठस्थ होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे ही जगाने के लिए गाया जाता था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो इसी तरह से बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो उस कविता को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, उसमें किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो उपमान हैं, उपमानों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कविता हम प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। बताया कि कवि ने जब रात्रि का अवसान होता है और सूर्योदय से पूर्व की जो पूर्ण स्थिति है, उस पूर्ण स्थिति को कवि ने बड़े ही सूक्ष्म ढंग से, बड़े ही गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से उसका जो है वो शब्द चित्र खींचने का प्रयास किया। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के उपरांत तो वो समस्त जो अलौकिक सौंदर्य है, जो अद्भुत सौंदर्य है, वो सौंदर्य पूरी तरह से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। किस प्रकार धीरे धीरे कलर में, रंग में, आकाश मंडल की कलर में किस प्रकार परिवर्तन होता है, और किस प्रकार नीलिमा से फिर कालिमा, सुरमई कलर कालिमा, फिर कालिमा से किस प्रकार लालिमा, और लालिमा से किस प्रकार धवलता आकाश मंडल में व्याप्त हो जाती है, और वह जो अलौकिक सौंदर्य होता है किस प्रकार समाप्त हो जाता है, इसी का वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। तो हम आपको एक प्रश्न इसका उत्तर के रूप में पढ़ के सुना रहे हैं कि आपको क्या लिखना है। सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप टूट रहा है। सूर्य के उदित होने से पहले, जब सूर्य उदित नहीं हुआ था, उससे पूर्व आकाश के रंग रूप में क्षण क्षण बदलते रहते हैं, यानी प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अनेक उपमान जुटाए हैं, यानी कवि ने जो वह दृश्य को स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सके, विभिन्न प्रकार के उपमानों का सहारा लेने का प्रयत्न किया है। फिर भी उषा के जादू को पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया। फिर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कवि को स्वतः महसूस करते हैं, बहुत से ऐसे दृश्य हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए। तो यही अवर्णनीय सौंदर्य सूर्योदय की वेला में नष्ट होने लगता है। क्या होता है, बहुत सी बातें जो है कवि अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना भी बाकी है, लेकिन उससे पूर्व ही सूर्योदय हो जाता है, और सूर्योदय होने के कारण जो प्रातःकालीन उषाकालीन वेला का जो सौंदर्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और वह सौंदर्य गायब हो जाने के कारण कवि अपने शब्द चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मतलब कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति का सौंदर्य अलौकिक है, उसको हम मुट्ठी में समेट कर नहीं रख सकते। उस सौंदर्य को हम जितना वर्णन करेंगे, जितना बिखेरेंगे, जितना ही हम उसको
अभिव्यक्त करें उतना ही कम है। जैसे क्या है कि जैसे अथाह, वह सौंदर्य क्या है, वह सौंदर्य अलौकिक है, दिव्य सौंदर्य है, उसको हम शब्दों के माध्यम से बांध करके नहीं रख सकते। आप जितना जाएंगे प्रकृति के, जितना करीब जाएंगे, उतना ही आपको प्रकृति से कुछ मिलेगा ही। प्रकृति आपसे कुछ लेगी नहीं, अपितु आपको कुछ न कुछ प्रकृति आपको रिटर्न ही करेगी, बदले में आपको कुछ देगी। तो उसी सौंदर्य के विषय में कवि बात करते हुए कहते कि जब सूर्योदय हो जाता है तो वह अलौकिक सौंदर्य जो है, वह अलौकिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, भोर के रंग को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। सुबह के समय जब आकाश मंडल का जो रंग होता है, कलर होता है, ना तो पूर्णतः नीला होता है और ना तो पूरी तरह से श्वेत होता है, ना तो सफेद यानी ना तो उजला कलर होता है, ना तो पूरी तरह से नीला, या आप कहेंगे ना ही पूरा काला होता है। काला भी आप नहीं कह सकते कि पूरी तरह से काला होता है। तो जो नीला से थोड़ा सा गहरा रंग, नीले से थोड़ा सा गहरा रंग जो होता है, जैसे राख का कलर, कवि ने उस कलर को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए राख का उदाहरण देते हुए बताया कि वह जो आकाश का, भोर में जो आकाश का रंग है, वह रंग पूर्णतः बिल्कुल एकदम राख से लिपे हुए चौके के भांति है। इस तरह राख से लिपा हुआ चौका होता है, उसी तरह से आकाश मंडल का जो कलर है, वह रंग है, वह हमें प्रतीत हो रहा है। तो वह सौंदर्य जो है बहुत ही अद्वितीय सौंदर्य है। तो उस सौंदर्य को हमें स्पष्ट करने के लिए कवि ने राख से लीपा हुआ चौका बताया। और लीपने का अभिप्राय मतलब कि उसमें नमी, उसमें ताजगी, उसमें जो सौंदर्य जो है वह अभी भी विद्यमान है, गीलापन अभी भी विद्यमान है। यानी आकाश में, आकाश का रंग जो है राख से लीपा होने के कारण, यानी आकाश का जो रंग है वह रंग राख के रंग के समान है। और लीपा होने का अभिप्राय, उसमें आकाश में ओस की बूंदें समाहित होने के कारण उसको लीपे हुए चौके के समान जो है वो दिखाई दे रही है। तो उसके स्वरूप में आप लिख सकते हैं कि भोर का आकाश गीली राख के समान गहरी स्लेट की भांति होता है और तब वातावरण में नमी, पवित्रता है। इन तीन विशेषताओं के कारण, रंग के कारण, नमी के कारण, पवित्रता के कारण, भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका कहा जाता है। कभी भोरकालीन वातावरण को रसोई की पवित्रता के समान पवित्र कहना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपके समक्ष साझा किए। और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पाठ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप काव्यगत सौंदर्य तैयार करने का प्रयास करिएगा कि इस पाठ से बहुत से भावात्मक सौंदर्य, भाव पक्ष और कला पक्ष, और उसके साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हमने साझा किए, उसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न हम आपको बताते हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करिए। क्या है, उषा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप पूरी कविता आपने पढ़ ली, उसका प्रतिपाद्य, उसका सारांश आप अपने शब्दों में लिखिए। जो हमने बताया इसको सुन लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए और उसको पूरी कविता को आप, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए कि इस कविता में क्या बताया गया है, प्रतिपाद्य क्या हो सकता है। लाल स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने के सौंदर्य की सराहना कीजिए। आप बताइए कि हाँ, जो कवि ने एग्जाम्पल या उपमान प्रयोग किए हैं स्लेट और खड़िया के माध्यम से, वह सौंदर्य जो है उसकी समानता के मतलब के सामने कोई और एग्जाम्पल उपयुक्त नहीं हो सकता। यह जो एग्जाम्पल कवि ने चयन किया है, यह जो उपमान कवि ने चयन किया, वह सर्वश्रेष्ठ उपमान है। इससे अच्छा एग्जाम्पल या इससे जो उपमान कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार आपको प्रश्न को लिखना है, उत्तर लिखना है। जादू टूटता है इस उषा का, अब उषा का जादू क्या है और कैसे टूटता है। सबसे पहले आपको उषा के जादू का वर्णन करना है कि उषा का जादू में क्या क्या विशेषता है, और पुनः उसके विशेषता के बाद आपको बताना है कि किस प्रकार उसका जादू टूट रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हमने आपके समक्ष साझा किए।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वितान का जो होगा अतीत में दबे पांव, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से आप लोग जो इस पाठ को पढ़िए, प्रश्नों जीवनी लिखिए, प्रश्नोत्तर लिखिए, और पुनः जो अगला पाठ है उस पाठ को आप पढ़ करके तब आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य यथाशीघ्र कंप्लीट करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।